स्पीकर अगर बनेगा तो विपक्ष की भी आवाज को सुनी जाएगी। यह मुझे भी मालूम है कि संविधान की पीठ पे बैठा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी दल का नहीं रह जाता है, और वो सभी की आवाज को सुनता है और सभी की बात को अक्षर सा पालन कराने की उसकी जिम्मेदारी तय की जाती है। ये हमें भी मालूम है। लेकिन क्या जिस तरीके से विपक्ष को इग्नोर किया गया, जिस तरीके से विपक्ष के अधिकार को काटा गया, जिस तरीके से विधानसभा में जब सरकार ने जो चाहा, जितने दिन चाहा, जैसे चाहा, अपनी बात कह के और सब काम खत्म कर लिया, ये क्या लोकतंत्र को सही दिशा में किया जा रहा है? क्या ये बात कौन बताएगा? इस पे कौन से एक बात बता दे रहा हूं जी। मनोज जी, सवाल ये उठता है कि क्या 4 साल में आपने एक बार भी कहीं ये अपना दावा पेश किया कि उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि दावा अगर नहीं पेश हुआ तो ये चुनाव कैसे हुआ? बीजेपी की सोच से हुआ ना। बीजेपी को पहले करा लेना चाहिए था। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो रह जाएगी, मैं ये पूछ रहा हूं सरकार से, और सरकार के तमाम सारे जो इस सरकार के जिम्मेदार लोग हैं वो ये बात बताएं कि क्या सरकार ने विपक्ष को गाली देके सत्ता हासिल की और ये कहा कि हम पार्टी भी डिफरेंट हैं, हम इन राजनीतिक दलों जैसे लोग नहीं हैं। इसमें से एक राजनीतिक दल है जो गुंडा तंत्र चलाता है, एक राजनीतिक दल है जो इस देश पे हिटलर शाही रवैया अपना के पूरी प्रजातंत्र को ध्वस्त कर देता है, इमरजेंसी लागू कर देता है। सबको कहा, एक को दौलत की बेटी कह दिया, सबसे कहा कि हम पार्टी भी डिफरेंट है। लेकिन जब वो कहते हैं ना गांव में कि शेर की जब खाल हटाई, अरे पार्टी में डिफरेंस है ना, आपको डिफरेंस करके दिखा दिया। आप लोग कुछ चुनाव जीत नहीं पाए, 49 विधायक हैं आपके पास में, और भाजपा ने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बना के दिखा दिया। यही तो पार्टी में डिफरेंस है ना। गलती कांग्रेस ने की है। अटल जी को जिस तरीके से विपक्ष में रह के सम्मान दे दिया, ये कांग्रेस की गलती। अगर वो परंपरा हट जाती तो आज ये बात ही ना हो रही होती। हो सकता है मेरी बात गैर संवैधानिक हो, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, वो नेहरू जी ने गलती की थी, वो गलती कांग्रेस के तमाम लीडरों ने गलती की थी, और थर्ड फ्रंट के लोगों ने भी गलती की थी। इन लोगों को मतलब से ज्यादा इज्जत दे दी। ये इतनी भी इज्जत के लायक नहीं थे। भले ये 2 सीट जीत के आते थे, लेकिन इनका दम, इनकी बात, इनकी जो ताकत थी, जो देश के प्रति वफादारी थी, वो आज भी बिल्कुल निम्न दर्जे की है। जी मैं कहता हूं इस सरकार से, ठीक है, हम गड़बड़ लोग थे ना। सही बात बताओ। मनोज जी आ रहा हूं आपके पास। मैं प्रदीप ठीक जी है, अपने बीजेपी के साथी से, ठीक है मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी को चर्चा में शामिल कर ले, फिर आपको पूरा मौका दूंगा प्रशांत जी से सवाल पूछने का। रोहित जी अपनी बात रख लीजिए। बीजेपी के साथी से मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सवाल है, और उम्मीद करूंगा बिना लाग लपेट के जवाब देंगे। दल बदल कानून के तहत आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पात्रता को रद्द किया था, ठीक? तो जब समाजवादी पार्टी ने नितिन अग्रवाल के लिए दल बदल कानून के तहत आपसे कहा पात्रता रद्द करने को, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि सही मायने में संविधान, परंपरा और इन सब का जो पहला जो आपने हनन किया है वो उसी दिन किया था। उस दिन आपने, या तो आपने ये प्लान कर रखा था, आपकी बैकडोर से सेटिंग चल रही थी नितिन अग्रवाल से कि भाई तुम बीजेपी समर्थित रहोगे, तो आप मुझे बताइए। रोहित सक्सेना जी, आप जिन संवैधानिक पहलुओं की बात कर रहे हैं, क्या विधानसभा में ये दूसरी जब सरकारें थी तो क्या अपनाई गई थी? नहीं, दूसरी सरकारों ने ये किया नहीं ना। सवाल तभी उठता नहीं है। सवाल ये इसलिए आज उठ रहा है क्योंकि इस सरकार ने ये कदम उठाया है, यानी कि इनकी पहले से नितिन अग्रवाल से कहीं ना कहीं सेटिंग चल रही थी कि तुम्हारी पात्रता रद्द नहीं करेंगे, और इसीलिए इतने समय से चुनाव नहीं हो रहा था। और सवाल आपसे ये है, जब 36 विधायक तोड़ करके नरेश अग्रवाल अलग हुए थे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को समर्थन दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, लेकिन 3 साल तक वो कार्रवाई चलती रही। तो बस ये मुझे बस सीधा नहीं, इसका सीधा जवाब ये मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या ये कहना चाहते हैं, पिछले भी डिबेट में आपको याद होगा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये सपा ने किया था, हमने किया, तो क्या ये समाजवादी पार्टी के नीतियों को ही पालन कर रहे हैं? तो फिर पार्टी विद डिफरेंस कैसे हो गई, ये बताइए।
अगर इनका ये कहना है कि मैंने उस हाँ, वही प्रक्रिया को सवाल है ना, क्योंकि ये अनीति कांग्रेस ने भी की, ये अनीति मुझे सपा एक ने बात भी की। बताइए, तो फिर ये जाहिर सी पार्टी बात विद है कि डिफरेंस उसी नहीं को- हुआ ना, उसी इनको ये का स्लोगन ही अनुपालन बदल कर रहे देना हैं। चाहिए, ये स्लोगन भी बदल देना चाहिए जी। पार्टी विद डिफरेंस का। मुझे ये बताइए, आपने जैसे मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 304 है, नहीं 312 है, ठीक, अपने उनके 304 ही वोट क्यों मिले? क्या उन लोगों का जमीर जाग अरे गया? मान्यवर 312 है और सबको मिलाकर के 325 है। 325 लेकिन है, वर्तमान 4 में आप उनके राजभर पास जी में के हटा 304 दीजिए, विधायक हैं। 4 आप राजभर जी के हटा दिए तो भी 321 होने चाहिए ना। यानी कि क्या उनका जमीर जाग गया या उन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी? मैं जवाब देता हूँ। जी बताइए, पहले सवाल का जवाब आप देंगे। आपने पात्रता रद्द क्यों नहीं करी? सीटें रिक्त हैं। पात्रता क्यों नहीं रद्द करी? रोहित सक्सेना जी, अगर हम इस पे डिबेट करने बैठेंगे, हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि कहां किसके कितने विधायक अरे हैं। छोड़िए, मुझे बताइए, मेरा सवाल का सात जवाब दे सीटें दीजिए रिक्त हैं। कि पात्रता जवाब दे जब रहा नितिन हूं, अग्रवाल की रद्द करने की बात हुई थी दल बदल कानून के तहत, तो क्यों नहीं रद्द करी गई? आप सवाल ही पूछेंगे, जवाब तो हाँ, दीजिए ना, प्लीज। तो जब देखिए। 36 विधायकों की पात्रता रद्द करने की बात हुई थी, तो वो पात्रता क्यों नहीं रद्द की गई? क्यों मुलायम सिंह की तो सरकार 3 साल तक चलती रही? प्रदीप जी, क्या आप जवाब देने बीजेपी दीजिए। के प्रवक्ता की प्रदीप जी। तरह उनका जवाब दे रहे हैं? मेरे हिसाब प्रदीप से जी। आपको मेरे सवाल का जवाब उनसे आने देना चाहिए था। नहीं, हम नहीं, आप प्रदीप जी। मेरे सवालों का प्रशांत जवाब दे उमराव रहे जी, आप जवाब हैं। दीजिए मेरा भाई। सवाल जी। उनसे है कि उन्होंने पात्रता क्यों नहीं रद्द करी। नहीं, देखिए प्रदीप मैं जी, परंपरा जो टूटी है विधानसभा अरे तो में, आप- क्योंकि आपने भी बहुत विधानसभा आप कवर किया, विपक्ष के मैंने भी सवाल कवर को किया। प्रदीप सत्ता जी, पक्ष जो से करने परंपराएं दीजिए ना। टूटी हैं, हम उसका हवाला दे रहे हैं। आप तो कम से कम बीजेपी के क्या वो जी, सपोर्ट मत आप करिए। सवाल कीजिए। प्रशांत जी, जवाब दीजिए भाई। जी, देखिए जहां तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का प्रश्न है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और 2019 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। लेकिन नितिन अग्रवाल जी ने ना तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ना भाजपा की स्टेज पर आए। किसी अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को प्रभावित होकर के, योगी जी की नीतियों को प्रभावित होकर के उनकी प्रशंसा करते, इसका मतलब नहीं कि भाजपा के सदस्य हो गए। इसी तरीके से कांग्रेस के एक और सदस्य अदिति सिंह जी हैं, उनकी भी सूचना है कि उन्होंने भी नितिन अग्रवाल जी को वोट किया है। वो भी योगी जी की नीतियों की प्रशंसा करती है, लेकिन वो अभी आज भी कांग्रेस की सदस्य हैं। उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी और ना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। दूसरी चीज, जो ये वोट की बात करें, 403 विधानसभा सदस्य हैं यूपी में, कुछ सीटें खाली भी हैं। 368 लोगों ने कुल मतदान किया, 4 लोगों के मतदान खारिज हो गए थे टेक्निकल कारण से। 364 वैध मत थे, उनमें से 304 मत नितिन अग्रवाल को मिले, 40 मत समाजवादी पार्टी को मिले हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी स्केप बिलास्टी हो गई? मेरा जिसमें सवाल confusion वाली बात हो रही है? सवाल ये था कि नितिन अग्रवाल की पात्रता जब समाजवादी पार्टी ने डिमांड करी, विपक्ष ने डिमांड करी, आपने क्यों नहीं रद्द करी? मेरा ये सवाल है। किस आधार पर रद्द करें, जब ना तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और अगर आपको लगता है कि आप विधानसभा अध्यक्ष की निर्णय से अप्रसन्न थे, तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ही नहीं की और समाजवादी पार्टी के सदस्य, तो कैसे उनकी पात्रता रद्द कर दी जाए? अरे एक जब प्रक्रिया उनकी होती है, पार्टी कानून का कह रही पालन है होता कि ये मेरे सदस्य अब नहीं है, इनकी पात्रता रद्द करिए, तो फिर उनके या तो कहने आप से नहीं इंतजार होता कर है। रहे थे। देखिए, आप किसी यहाँ पार्टी के कहने से संवैधानिक नहीं रूप होता है। से कानून आप में यहाँ दल इनको बदल कानून संवैधानिक ऐसे नहीं रूप से होता इसलिए कि कोई फंसाना पार्टी चाह कह रहे दे। थे कि दल यदि बदल वो कानून पार्टी से आप तो निष्कासित किसी को कर भी कहते देते हैं। तो दल बदल कानून कानून नहीं ऐसे लगता उन होता पर। है कि किसी पार्टी के कहने से नहीं होता है। अगर जब तक वो दूसरा पार्टी ज्वाइन नहीं करता है, तब तक उस सदस्य नहीं जा सकती है। अदिति सिंह भी सदस्य हैं, वो भी योगी जी की प्रशंसा करती है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की है, तो ऐसे कैसे किसी की सदस्यता चली जाएगी? मैंने आपके आपसे कहने से थोड़ा जाएगी। आप मेरी बात, मैंने आपसे क्या सवाल कहा? मैंने आपसे सीधी बात अरे आप कही, कहाँ यदि इनसे आप बहस या कर तो रहे इनका हैं? इंतजार कर रहे थे कि यदि वो पार्टी से निष्कासित कर देंगे तो भी उनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा, इनका और तो नहीं तो लग आप गया अपना भाई। सदस्य बना करके उनको बैठाए हुए समर्थित, वो बीजेपी समर्थित हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, आप भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने तो समर्थन उन्हीं को दिया है। तो यानी कि आप यही चाह रहे थे कि यदि समाजवादी पार्टी ने जब आपसे अपील करी थी, सदन में माननीय अध्यक्ष जी को बोला था कि इनकी पात्रता रद्द करिए, तो आपको ये पता था ये निकाल सकते नहीं हैं, क्योंकि निष्कासित करने के बाद इन पर वो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ठीक, और अब इस अरे भाई रोहित सक्सेना जी, सीधा खेल है भाई, ये तो ओपन सीक्रेट है ना, सबको पता है। इसमें क्या, तो वो इसमें पार्टी क्या विद बहस डिफरेंस करना? कहाँ ठीक हुआ? है, आगे बढ़ते भाई जी। प्रदीप जी, पार्टी विद डिफरेंस कहाँ से हुआ? नहीं, कोई पार्टी भी डिफरेंस नहीं है। That's what I'm जिस पार्टी saying. को मौका मिलता है सभी That's what I'm saying, तो उसका हवाला क्यों हो रहा है फिर? कि उन्होंने किया पार्टी विद डिफरेंस है, तो सबने ये भी वही कर रहे हैं। प्रशांत उमराव जी, सवाल मेरा सीधा आपसे ये है कि अगर कांग्रेस कोई गलत काम करेगी, समाजवादी पार्टी कोई गलत काम करेगी, तो आप भी उन्हीं गलत परंपराओं को अपनाएंगे, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र कैसे होगा? नहीं, हमने किसी भी गलत परंपरा को नहीं अपनाया है। हम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका पालन किया है। नितिन अग्रवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की है कभी,
तो नहीं, भारतीय विपक्ष जनता को पार्टी के उपाध्यक्ष स्टेज का पर पद क्यों नहीं दिया आपने? नितिन अग्रवाल जी समाजवादी पार्टी के विधानसभा सदस्य, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, इसलिए वो विपक्ष के नेता और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद जो अच्छा, वो किसके प्रक्रिया है, कैंडिडेट थे ये बता दीजिए। सपा चलिए ये के बता दिए, वो कैंडिडेट में समाजवादी उनको पार्टी ने अपना तो उपाध्यक्ष कैंडिडेट बनाया खड़ा है किया था, विपक्ष ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। आप बताइए नितिन अग्रवाल को किसने खड़ा किया, किसके कैंडिडेट हैं वो, किसने खड़ा किया उनको? यही तो नितिन प्रश्न है अग्रवाल कि जी वो कैंडिडेट समाजवादी बीजेपी के पार्टी हैं या सपा के हैं। नहीं, एक मिनट, सवाल जवाब आने दीजिए ना प्लीज। हाँ बताइए। अरे सवाल एंकर पूछेंगे, आप ये तो जवाब देने दीजिए, अरे बीच में पूछिए ना टोकाटाकी प्रशांत करते भाई, रहिए। आप ही को कह रहा हूँ। आप- हाँ प्लीज। आप तो जीरो सदस्य वाली पार्टी हैं और आप इस तरह सवाल पूछ रहे हैं, सभा के सदस्य हो। हम ये तो जीरो सवाल सदस्य, सभापति हम की- जीरो सदस्य वाली पार्टी दिल्ली में भी थे, 3 बार हमने दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब अंडर एस्टिमेट मत करिएगा यूपी में। 3 बार दिल्ली में आपने किया, बहुत अच्छे से जवाब मिला है आपको। 70 में से 67, ठीक है। 70 में से 62। ठीक है रोहित जी, बात हो गई आपकी नहीं जी। प्रशांत, मुझे ठीक है। बताइए ना नितिन अग्रवाल किसके कैंडिडेट थे? प्रोफेसर डी आर साहू साहब, मैं आपसे किसने बता खड़ा रहा हूं। किया उनको चुनाव क्या में? लगता है किसके रोहित कैंडिडेट हैं सक्सेना वो? जी, डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए, एक ही जगह नहीं अटके रहेंगे। अरे प्रोफेसर कैंडिडेट डी आर साहू किसके साहब, हैं? आपको क्या लगता है कि ये सारी वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बेस्ट वोट बैंक को बढ़ाया जाए और नितिन अग्रवाल के रूप में वैश्यों को दिखाया जाए कि देखिए कैसे हमने आपके लोगों को उपाध्यक्ष बना दिया। देखिए, इस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सीख मिला है इस तरह की कार्य में जी। कि बहुमत इतनी भी ना दिया जाए जिससे कि पूरी परंपराएं हम भूल जाएं। जी। और इसके लिए हम जागरूक नागरिक या जो भी हम मतदाताएं हैं, वो जो परंपराएं जो आपने देखा होगा प्रथम पर चुनाव से लेके लगभग 80 दशक तक जो आपने देखा होगा जी। परंपरा, उसमें स्वतंत्र की भी एक मर्यादा होते थे, स्वतंत्र की जो आते थे इंडिपेंडेंट, निर्दलीय और इंडिपेंडेंट। इसी जी। तरह से बहुत सारे ऐसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को भी आगे ले आया जाता जी। था, जिससे कि समाज में एक लोकतंत्र का, गणतंत्र का एक बहुत बेहतर एक बहस हो, बिल्कुल। बेहतर हो। अब ये देख रहे हैं कि जो बहुमत जो है, उस बहुमत की मतलब जो है- आपको क्या लगता है कि ये जो खामियां आई हैं 1980 के बाद में शुरू हुई हैं? अब ये हम तो कहेंगे कि इससे धीरे धीरे जो एक हो रहा है कि जो बहुत सारे लोगों को पता है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये जो बातें कहते हैं जी। उससे भी कहीं ना कहीं ये सिद्ध होने जा रहा है कि जब हमारे पास बहुमत होता है तो हम लोगों की थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ होती है, चाहे वो राजीव गांधी जी के समय में देखिए, चाहे बहुत सारी इस सरकार में देखिए, चाहे पिछले 2014 चुनाव के बाद जी। देखिए, चाहे 19 के बाद देखिए। बात वो नहीं है, बात ये कि स्वस्थ परंपरा की बात है। बिल्कुल। स्वस्थ परंपरा की बात करें तो ये सारे परंपराओं में, जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि एक सवाल उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि उनकी समर्थन कौन दिया बिल्कुल। आज उसको जीतने के लिए। ये सारे जो बातें कह रहे हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, जीते हैं, ये लेकिन सारी समर्थन बातें तो जो है, 304 का भाजपा को ये मिला तो- रखा है ये मेरा। सारी बातें तो हम जी। लोग डिबेट में बैठ के हम सारे दुनिया के लोगों से ये बात ना करें, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम बच्चों की तरह हम बात करें और एक परिपक्व तरीके से हम अपने बिल्कुल। समाज की बात ना करें। बात यह है कि मतलब आपने- इस पर बहस करते हुए भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है आप कि strategy- हम अपने लोकतंत्र को किस ओर ले जा रहे हैं। आप स्ट्रैटेजिकली बहुत सही है, जी। भारतीय जनता पार्टी रणनीति के आधार पर बहुत सही है, लेकिन जो इस तरह की है जहां चुनाव अभी माहौल लगभग बनी गया है और उसके साथ साथ इनको एक आखिरी में इनको एक दिया गया है, उसको ढूंढ के एक जो दिया गया है, ये इनकी खूबी है। बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि भाई इन्होंने ढूंढ के एक प्लेस बनाया, स्पेस बनाया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जहाँ पे परंपरा की बात है, संस्कृति की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अब नागरिकों का जो मतदाता है, उनको एक फिर अपने को भी एक मजबूती तरीके से अपने को सोचना परिवर्तन पड़ेगा, एक करना बार पड़ेगा। दोबारा से उसको कि भाई, realize करें। बिल्कुल। बहुमत ऐसा भी ना दे कि बहुमत से एब्सोल्यूट, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एब्सोल्यूट करप्शन, ये बहुत मौजूद बात कही आपने। अब आ रहे मनोज जी के पास। मनोज जी, सवाल ये उठता है कि जब जो परंपराएं तोड़ी गई, जो किया गया, जो बीज बोया गया, वो वृक्ष के रूप में आपके सामने आ रहा है ना। अब आप ही से सवाल है मनोज जी। देखिए, किसने कितनी परंपराएं तोड़ी, किसने क्या किया, ये सब कुछ जनता के सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमने कहा बीजेपी को उसका जो जायज स्थान था वहां नहीं दिया, ये बीजेपी को मालूम होगा। लेकिन अभी आप एक बात कह रहे थे कि उन्होंने बीजेपी नहीं ज्वाइन की है, बीजेपी के काबिल साथी कह रहे थे। उनके पिताजी किस पार्टी में?
कुछ नैतिकता, कुछ तो रखो नैतिकता, कुछ तो ऐसा रखो जनता के सामने कि जब तक आपकी गाड़ी पे पूरी कालिक नहीं पोत दी जाएगी तब तक नैतिकता नहीं बोलोगे, तब तक नैतिकता का पालन नहीं करोगे। क्या इस हद तक उतर आए हो क्या? उनके पिताजी से क्या लेना रखने? शिवपाल जी ने अच्छा, प्रगतिशील उनके पार्टी बनाई मनोज है। जी, ये कोई पहली बार हुआ है कि पार्टी में ना रहते हुए भी पार्टी में बने रहना? ये कोई पहली बार नहीं, तमाम मैं सांसद जवाब विधायक देता यही हूं। करते हैं। मैं- आज भी मैं कितने जवाब विधायक दे रहा हूं। बसपा अरे के साथ शर्मा जी, जवाब नहीं, आप भी नहीं आपके बोलने साथ में देंगे। है। मतलब वहां सरकार जी। नहीं बनाने दे रही, आप हमको भी नहीं बोलने दोगे। तभी बच्चे को खत्म ही कर दो, काम ही खत्म हो जाए विश्वकर्मा जी। नहीं, अरे एक आपका बात पूरा पूछता- अधिकार है, आप बोलिए। अरे अरे सर बोल जी। लेने दीजिए। मैं एक बात पूछता हूं बीजेपी से और बीजेपी के काबिल लोगों से, हमारी सरकार 22 में बनेगी, आप 50 सीट जीतोगे, एक हम आपका तोड़ लेंगे, उसको हम लालच दे देंगे कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, ठीक, और हम उसको डिप्टी स्पीकर बना देंगे। आपको जी। कैसा लगेगा? जायज ठहराएंगे तो इस ये बात को? परंपरा चलती रहेगी ना? नहीं, जो ये परंपरा गलत है। बनेगी वो उसका निर्वहन समाजवादी होगा। लोग इस तरह हाँ, समाजवादी लोग इस तरह का जी। पालन करने में विश्वास नहीं रखते। मैं कह रहा हूं नेहरू जी ने गलती की थी प्रशांत और जी, बीजेपी के आप जो कर कांग्रेस के रहे नेताओं ने गलती हैं, की थी। आप याद रखिए, आपने 14 साल का वनवास झेला है। आप भी 40, 45 और 50 के आसपास रहते थे, और मनोज जी कह रहे हैं कि हम एक तोड़ के उसका उपाध्यक्ष बना देंगे, यानी कि ये परंपरा अब आगे बढ़ती रहेगी। मनोज जी अगर इस तरह के सपने देख रहे हैं, रंगीन सपने देक रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। वो इस तरह के सपने देखें और 5 साल और इसी प्रकार के सपने देखें। इस बंगाल तरह में की भी कोई तो चीज सपना बात नहीं आप होने देख रहे वाली थे, है। दो अब की बार 200 पार। बंगाल में सपना हम नहीं, प्रधानमंत्री देख रहे थे, उनका चूर नहीं हुआ, चकनाचूर हो गया। पता है ना? थोड़ा सा अभी तो अपने बंगाल में तो सपने आपने से 3 ज्यादा में 13 में है। बंगाल में तो 3 में है ना 13 में है। ना देखो, हमने आपको धूल में मिट्टी लेट के आपको बाहर फेंकवा दिया। 200 वाला आपका खत्म हो गया। अपने कहानी पिता को में। बाहर कर दिया। अरे कौन? जूते जी अपने पिता को बाहर बड़ी करके पार, पार्टी पे कब्जा कर लिया। अपनी अपने चाचा मेहरारू को बाहर कर छोड़ने दिया। वाला, आप किस नैतिकता की बात अपनी करते हैं? पत्नी को किस रखना नैतिकता से रखवाने पिता को वाला, बाहर कर दिया हो, चाचा खून को की बाहर कर नदियां दिया, गुजरात में किसी को बहाने रखना वाला, नहीं सिखाओ। वो हमें नैतिकता की ज्ञान बात न करता है। बताओ। शर्म आनी चाहिए। सुनो आप किस हमको नैतिकता की शर्मा ना बात करते हैं? बताओ। ए इन्होंने सुनो, केस फाउट कांड ए किया हो। सुनो विधानसभा में रहते केस ए फाउट सुन लो कांड किया हो। वो नैतिकता की बात अरे करते हैं। देशभक्त तो सुन लो, अरे आपने नकली क्या- देशभक्त कैसे सुन लो विपक्ष के साथ किया? सुनो केस सुनो फाउट कांड करने वाले केंद्रीय विपक्ष की बात मंत्री, करते हैं, नैतिकता की उसका बात करते बेटा हैं। हत्यारा, गाड़ी चढ़ाने वाला, हमको नैतिकता का पाठ न अरे पढ़ाओ। आपके शासन देखो में देखो 3 विधायकों ना, की ना, दिनाड़े हत्या हुई। हमको न पढ़ाओ, हमको मत पढ़ाओ। दिनाड़े हत्या हुई। हाँ। आप नैतिकता की कानून व्यवस्था की क्या बात हुआ? करते हो। क्या हुआ? अरे सीट गर्म हो गई क्या? थोड़ा आराम से बोलिए, इतनी गर्मी क्यों ला रहे हैं? अरे मैंने आराम कहा से ही इतना बोल ना। रहे हैं। बंगाल में आपके साथ क्या हुआ? आपके सपने मिट्टी में मिल गए। क्यों? आप सपने तो देख रहे थे बड़े बड़े ना, आपने बहुत सारे राजस्थान में सपने देख रहे थे, आप महाराष्ट्र में तो सरकार बना लिए थे। अरे सपने आप ही सपने बुआ तो नहीं बबुआ हुए की क्या? गठबंधन करके लाए थे। अरे कांग्रेस में जाओ आप लड़के अपना आए थे। काम बताओ। 2017 में ये 2 सर्विस से लड़के टीवी आए थे। डिबेट पे ना बैठो। काम कौन से 22 किए? बोला 22 काम कौन से किए उत्तर प्रदेश के लिए? जिस बेशर्म तरीके से कहेंगे। लोग आप डिबेट में बैठाते हैं प्रदीप जी हम देखिए। इसलिए तुमको डांटते हो, तुम्हें तमीज ऐसे- नहीं है। ऐसे- हमारे ये- विपक्ष इस के तरह सपने के तोड़ने की बात कर रहे हो। करके- अरे हम चुनाव इस तरीके लड़ेंगे, से बदतमीजी करने हारेंगे, वाले लोग जीतेंगे, बैठ रहे हैं। जनता तय करेगी। कौन सा तुमने बड़ा राम राज स्थापित कर दिया? हिंदुओं को मरवाते हो, हिंदुओं पे गोली गाड़ी चलवाने चलवाते हो। वाले कार सेवकों पर बेशर्म गोली कहीं चलवाने के। आज हिंदुओं की बात कर रहे हैं। किस पे? सदारी हिंदू कौन से? जो किसने गोली महानवमी चलाई पर थी? रामनवमी की बधाई किसने- देते हैं, किसने कहते हैं गोली कि चलाई थी? अरे किसने रावण को चलाई थी जलाते हैं। गोली? ये गोली आज किसने अपने चलाई हिंदू थी? कहने जा रहे हैं। ए गोली चलाने वाले को गाली दो। गोली चलाने वाले गाली दो, गोली हिंदू चलाने कह रहे वाले हैं। को इसने गोली शर्म चलाई आनी थी। चाहिए आपको। तुम्हारी औकात है गाली देने गोली की? चलाने दो वाले। गाली उसको, जिसने गोली चलाई थी उसको गाली दो अगर हिम्मत है तो। मैं तो चैलेंज करता हूं सुप्रीम कोर्ट को, तुम्हारी सरकार को, हाई कोर्ट को, सजा दे जिसको जिसने गोली चलवाई थी। है तेरी हैसियत? गोली चलाई है, लगाओ, करो FIR। भगवान उसकी सजा भुगत रहा है। मनोज यादव जी, देशद्रोहियों की हमको मर्यादा ना का बताओ। ख्याल रखें। हाँ। परंपराएं वैसे ही टूट रही हैं, लेकिन हाँ, कम और से कम टूटेंगी। डिबेट की परंपरा को हाँ, बनाए और रखिए। तोड़ेंगे, आप तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। इसलिए अनुरोध है जी। इनको तमीज नहीं है। इनका जिलाध्यक्ष बलात्कारी है, जेल में है। हाँ। ललितपुर का जिलाध्यक्ष ललित वो बलात्कारी है। तिलक हाँ, यादव जेल में अच्छा है। अच्छा ये बलात्कारियों की अच्छा। पार्टी है। अब इनका कुलदीप सिटिंग सेंगर जिलाध्यक्ष जो लिविंग रेप कर रहा रिलेशन में रह रहा और ये है। विपक्ष में ठीक है होकर भाई, विपक्ष में प्रधान जी, बात हो गई होकर आपकी। देखिए, नहीं, चिन्मयानंद जो है वो वहां पे थाईलैंड किसान में पहुंच पूरा की गया। बात आपकी भी हो गई। गुंडागर्दी करते होंगे। कुलभूषण त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। इनसे पूछो चिन्मयानंद कौन है? Who is ठीक है, ये नहीं चिन्मयानंद? चलेगा भाई, दोनों अरे लोगों को आप बता तो देता हूं। जिलाध्यक्ष तिलक मनोज यादव जी, बेशर्म कहीं के। तिलक यादव तो आप जिलाध्यक्ष मर्यादा को बनाए रखें दोनों लोग।
प्रशांत उमराव जी, आपसे भी अनुरोध है कि मर्यादा बनाए रखें और हम कुलभूषण त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, इस समय जो कुलभूषण त्रिपाठी जी है जी, प्रदीप जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं कहना चाहूंगा कि इस समय जो प्रदेश की स्थिति है, जिसमें कि किसान रो रहा है, पिछले 24 घंटे से अनवरत बारिश हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, ऐसे समय में सत्तारूढ़ दल किसानों के लिए एक लाइन नहीं बोल पा रहा है। गरीबों के लिए, कुलभूषण त्रिपाठी जी, किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, बात यहां पर वो नहीं है। बात यहां पर यह है, जो आपने परंपरा तोड़ी थी, जो आपने गलत परंपरा चलाई थी, सरकारें गिराई थी, वो आज दूसरी सरकारें भी कर रही हैं। आप कैसे दूसरे को दोषी ठहरा सकते हैं? पहले अपने पापों को भी देखना पड़ेगा। कोई ऐसे पाप नहीं किए थे, कोई ऐसी परंपरा नहीं तोड़ी थी, परिस्थितियां कभी कभी ऐसा कराती हैं। लेकिन आज मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी मजबूरी है? इंदिरा गांधी ने 100 सरकारें गिराई थी कि नहीं? प्रदीप जी, आज कौन सी ऐसी उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि 5 साल से आपके पास कोई उपाध्यक्ष नहीं था और आज उपाध्यक्ष के बिना आपकी कौन सी प्रक्रिया रुकी हुई थी? अगर जो कोई अधिवेशन हो रहा होता जिसके लिए आपको उपाध्यक्ष की जरूरत है, आपकी मजबूरी थी 37 साल पहले, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है वोट बैंक को अपने साथ लाना है, इसीलिए तो वो उपाध्यक्ष चुनवा रहे। ठीक है प्रदीप जी, बिना अधिवेशन के मजबूरी है, क्योंकि 2022 का चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर 2022 खराब हुआ तो 24 खराब हो जाएगा। करके देखिए मैदान में क्या स्थिति है आपकी। आप ऊपर हवाई सपने देखते रहिए, ठीक है, वो पता चलेगा आपको। तो पता लग अरे भाई, आपको तो 32 साल से पता चल रहा है। नहीं, आपने पहले कहा 27 साल यूपी बिहार, अब 32 साल यूपी बिहार हो गया है। आ रहा हूं कुलभूषण जी आपके पास, बहुत ही जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, समय बहुत कम है जी। एक मिनट बदहाली से गुजर रहा हूं। अरे ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इस कृत्य से एक कुलभूषण जी बात हो गई आपकी, रोहित सक्सेना जी, इस कृत्य से एक बात बिल्कुल साफ हो गई, जो जनता के सामने आ गई, कि सामने सामने कृत्य करने के बाद बीजेपी झूठ कितनी अच्छी तरह से बोलती है, ये बात आज इन्होंने शामिल कर दी। यदि चुनाव हुआ तो 2 लोग खड़े हुए, एक आदमी मान लिया विपक्ष का खड़ा हुआ, और ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये विपक्ष का ही आदमी था, तो यानी विपक्ष से दोनों खड़ा करा के इन्होंने उनको जितवा दिया, ये कहना चाहते हैं आप? समझिए, सामने कृत्य करने के बाद कितनी सफाई से झूठ बोला जाता है, इसका उदाहरण आज प्रस्तुत कर दिया गया। या तो ये इस बात को स्वीकार कर लें, बहुत सीधी सी बात, कि भाई नितिन अग्रवाल को बीजेपी ने खड़ा किया था, जो कि दिख रहा है। मैं केवल स्वीकार और अस्वीकृति की बात कर रहा हूं कि इन्होंने यदि चुनाव कराया है तो नितिन अग्रवाल और वो वर्मा जी के बीच कराया है, विपक्ष का कैंडिडेट और अब एक पक्ष का कैंडिडेट। लेकिन अगर ये कह रहे हैं हमने उनको जिताया है, तो जनता सिर्फ यहां सीधे ये देख ले कि सामने सामने काम करने के बाद सफाई से झूठ बोलना किसे कहते हैं, वो आज का कृत्य जाहिर करता है। और एक बात ध्यान रखिए, जनता 2022 में इस बात को जरूर ध्यान रखिए। रोहित सक्सेना जी, समय खत्म हो गया, वाइंड अप का समय हो गया जी। डियर साहब, आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष ने वैस्ट वोट बैंक को लपेटने की कोशिश की है, तो विपक्ष ने कुर्मी वोट बैंक का सहारा लिया है? वो जानते थे कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, फिर भी नरेंद्र वर्मा को खड़ा किया गया। देखिए, यह वोट बैंक की राजनीति है ये पूरी। प्रदीप जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक समीकरण और उसकी जातिगत आधार पे एक समूह को लाने की बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह की जो उत्तर प्रदेश एक ऐसी महत्वपूर्ण देश राज्य है, बल्कि एक देश मानता हूँ मैं, उसमें भारत की राजनीति, भारत की जो सत्ता, इस सब उत्तर प्रदेश की माध्यम से जाएगा। इसलिए 2022 की चुनाव एक ऐसी महत्वपूर्ण चुनाव है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में एवं भारतवर्ष में एक राजनीतिक जो सत्ता के लिए जो बातें हैं, उसमें ये चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष की जो भूमिकाएं हैं और जो सकारात्मक में काम की, इसकी आकलन होगा। इसलिए सब राजनीतिक दल जो है, खासतौर पर सत्ताधारी दल है, वो चाहेंगे रिटेन करने के लिए हर तरह की अपने हथकंडे अपनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब। मनोज जी माफ करिएगा, आज मेरे पास समय नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये वोट बैंक की राजनीति है, परंपराओं का कोई मतलब नहीं है। जब जिसको मौका मिलता है वो परंपराएं तोड़ देता है और अपने हिसाब से नई परंपराएं गढ़ लेता है। ये काम 37 साल पहले कांग्रेस ने किया था, समाजवादी पार्टी ने भी 36 विधायक तोड़े थे, वो भी परंपरा तोड़ी थी उन्होंने, और आज भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। और इन सब के बीच
प्रोफेसर डी आर साहू साहब कह रहे हैं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 2022 का रण जीतना जरूरी है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन मैसेज जो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक प्रदेश नहीं बल्कि देश है, यहां से जो मैसेज जाएगा वो देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाएगा। ऐसे में हमको इन सब बातों का ख्याल रखना होगा कि हम स्वस्थ लोकतंत्र को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे लोकतंत्र को और मजबूत करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।